हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड और सही से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। जैसे कि हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है, जैसे कि आपको पता होगी जेकेएसएसबी सुपरवाइजर के लिए हमने एक जो एमसीक्यू मॉक टेस्ट्स के लिए एक सीरीज स्टार्ट करी है। नो डाउट ये एमसीक्यू सीरीज जो है आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पे हम रोज़ कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं, उनके एक्स्ट्रा ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं और अच्छे से एक्सप्लेन करके जो है वो चीज़ें हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। कुछ डाउट्स रहते हैं वो क्लियर कर लेते हैं। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चंस होते हैं जो कि जेकेएसएसबी के द्वारा ऑलरेडी पूछे गए हैं या आगे एग्जाम्स में आने वाले हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। एज ऑफ नाउ हम कुछ टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस की। आगे हम आने वाले वीडियोज़ में और ऐड करेंगे, जैसे सोशोलॉजी के क्वेश्चंस होंगे या आपको कंप्यूटर के क्वेश्चंस होंगे, वो सारे आपको आगे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इस मॉक टेस्ट को। बट स्टार्ट करने से पहले ऑलरेडी जैसे कि एक दो वीडियोस आए हैं प्लेलिस्ट में, जाके वो भी आप देख लीजिएगा। और ये थर्ड सेट है, इस पे हम बात करेंगे जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आज के लिए। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं मैं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। बाकी कमेंट्स में अपना स्कोर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर, आपको कितने सही से क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। अपना वीडियो देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हमारे पास है। ठीक है, हमारे पास हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, एनवायरमेंटल साइंस के कुछ क्वेश्चंस जो कि आपको जेकेएसएसबी सुपरवाइजर के पोस्ट में जो भी सिलेबस है उसमें से जो टॉपिक्स दिए गए हैं उन्हीं पे हमारे क्वेश्चंस यहाँ पे है। तो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है, बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्टार्टेड द रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857 सबको पता होगी, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। जैसे कि हमारा एक ऑनलाइन बैच चल रहा है, उसमें हमने वो चीज़ें पढ़ी है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे इजीली ये सब चीज़ें जो है अच्छे से समझ सकते हैं, उन्होंने ऑलरेडी ये टेस्ट दिया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी ये टेस्ट जो है आप भी ये टेस्ट दे सके, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ्स वगैरह मिलेंगे। राइट, बाकी स्टडी मटेरियल कोई भी चाहिए तो आप टेलीग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 1857 के रिवोल्ट की। इस रिवोल्ट को, रिवोल्ट ऑफ 1857 को कुछ और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि सिपॉय म्यूटनी। सिपॉय म्यूटनी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और फर्स्ट वॉर ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, तो इस नाम से भी इसको जाना जाता है, जो कि वीडी सावरकर ने बोला कि इसका फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नाम दिया गया है। राइट, वीडी सावरकर। तो ये ऑलरेडी हमने कुछ डिस्कस किए हैं 1857 पे, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इसका इमीडिएट कॉज क्या था, कहाँ कहाँ से ये रिवोल्ट स्टार्ट हुई है, कहाँ कहाँ से स्टार्ट हुई है, किस किस लीडर ने इसको जो है रिप्रेजेंट किया है, कौन कौन सी जगह से रिप्रेजेंट किया है, ये ऑलरेडी हमने सारी चीज़ें जो है पढ़ी हुई है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं हाईलाइट्स आपको बता दूँ, इनकेस आपने नहीं पढ़ा है, फ्रेश है, आपने कभी भी कोई हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे ऑनलाइन बैच में भी आप जो है ये क्लासेस दे सकते हैं और सारी हिस्ट्री आप वहाँ पे जो अच्छे से पढ़ सकते हैं, डीपली इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं अभी इस क्वेश्चन की बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्टार्टेड, तो किसने स्टार्ट किया था, ये सिपॉयज ने ये स्टार्ट किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे कौन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। राइट, सो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तब था, तो वो कौन था, दैट वाज लॉर्ड कनिंग। लॉर्ड कनिंग जो था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। उसके बाद क्या होता है, ये जो रिवोल्ट होने के बाद एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का आता है, जिससे क्या होता है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो होता है उसको वॉइसराय का नाम दिया जाता है। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं रहता है, वॉइसराय रहता है। और यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी अभी तक रूल कर रही थी वो खत्म हो जाता है, या कंपनी रूल जिसको हम कहते थे वो खत्म हो जाता है। अब यहाँ से क्राउन रूल स्टार्ट होता है। ठीक है, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में दी जाती है। बट यहाँ पे हम अभी याद रखेंगे कि जो आपको इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इस रिवोल्ट के टाइम पे हमें कौन जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, दैट वाज लॉर्ड कैनिंग। अगर आपको क्वेश्चन आएगा हु वाज लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो आप लॉर्ड कैनिंग का याद रख लीजिएगा। एंड हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, दैट वाज लॉर्ड कैनिंग। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज, Who was the Prime Minister of Britain during the revolt of 1857। अब रिवोल्ट ऑफ 1857 जब हुआ था उस टाइम पे ब्रिटेन में कौन प्राइम मिनिस्टर था, ये क्वेश्चन आया है। इसमें से ऑप्शन जो है दैट इज पाल्मरस्टन। पाल्मरस्टन जो था, इसका नाम जो विस्काउंट पाल्मरस्टन था, तो ये तब प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन था जब 1857 का रिवोल्ट इंडिया में हुआ है। सो बेसिकली रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में थोड़ा ऊपर मैंने पॉइंट्स बोले, जैसे कि ये 10 मई 1857 में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और मीरठ से ये स्टार्ट होता है।
ठीक है। और इसके जो कॉजेज होते हैं, बहुत सारे कॉजेज होते हैं, बेसिकली पॉलिटिकल, रिलीजियस, बहुत सारे कॉजेज होते हैं। डॉक्टर लैप्स भी एक कॉज था। बट यहाँ पे अभी जो इम्पोर्टेंट और इमीडिएट कॉज ऐसा बोला जाता है, वो ये है कि एक कार्ट्रेज जो था, जो एनफील्ड, रॉयल एनफील्ड का एक गन लेके आए थे, उसमें से क्या करते थे कि जो कार्ट्रेज यूज होती थी, उसमें ऐसा बोला गया था कि हिंदूज का जो है, हिंदूज के लिए बोला गया था इसमें जो काऊ फैट है वो यूज किया जाता है, और मुस्लिम्स के लिए पिग फैट यूज किया जाता था। और फिर उसको जो ओपन करना था, मुंह से ओपन करना होता था। इस वजह से जो मुस्लिम्स के लिए वो पिग फैट सही नहीं रहता है, हलाल नहीं रहता है। इसी वजह से काऊ का जो फैट है वो हिंदूज के लिए सही नहीं रहता है। इस वजह से फिर वहां पे क्या हुआ कि इन्होंने इनके जो ब्रिटिशर्स थे, जो इंडियन या मुस्लिम, इंडियन जिसमें हिंदू या मुस्लिम जो सिपॉइज थे, उन्होंने ये रिवोल्ट स्टार्ट किया है। ठीक है। So that was the immediate cause of this revolt. Question number four: when was the new Enfield rifle with greased cartridges introduced? ये चीज थी, यही जो है मेन रीजन इसका बना था, जो immediate cause था। So ये कब किया गया था? दिसंबर 1856 में ये यहाँ पे लाया गया था। उसके बाद मार्च में फायर, 29 मार्च ऐसा था, 29 मार्च 1857 जो गोली मारी थी मंगल पांडे ने। फिर ये स्टार्ट हुआ था मई में, जो 10 मई 1857 में। ठीक है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द सिंबल ऑफ 1857 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वाज, तो इसका सिंबल क्या रखा गया था? दैट वाज लोटस एंड ब्रेड। चपातीज मींस ब्रेड। ठीक है। लोटस एंड ब्रेड वाज द सिंबल ऑफ दिस इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। So next question है, which is question number 6. The first event relating to the War of Independence of 1857 was, तो वो कौन सा था? फर्स्ट रिवोल्ट क्या था? वो यही था कि मार्चिंग ऑफ स्पॉइज टू दिल्लीज रेड फोर्ट। तो स्पॉइज ने ही ये स्टार्ट करी थी, राइट? Next question, which is question number 8. Certain measures of Dalhousie created serious discontent in India, which were also responsible for the revolt of 1857. ऐसा बोला जा रहा है कि कुछ मेजर्स डलहौजी ने जो क्रिएट किए थे, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा सीरियस डिस्कंटेंट जो है इंडिया में हुआ। इस वजह से क्या है कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 के भी कुछ कारण बने थे, हमें बोलना है इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वाज नॉट वन ऑफ देम। तो हमें बोलना है इनमें से वो कौन सा नहीं था जो इसका मेजर नहीं बना था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मैंने अभी बोला बना था। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज एंड टेलीग्राफ, वो भी इन्होंने किया था 1853 में। ठीक है। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एंड पेंशन्स ऑफ सेवरल रूलर्स, वो कुछ नवाब के कुछ टाइटल्स इन्होंने जो है वो खत्म करे थे, ये भी इसके रीजन बने थे। बट एजुकेशनल रिफॉर्म्स इज नॉट वन ऑफ द मेजर। ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज क्वेश्चन नंबर 9. हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? अभी मैंने बोला कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने स्टार्ट करी थी? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ लॉर्ड डलहौजी? जो लॉर्ड डलहौजी ने ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यूज करी थी। तो बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में भी अगर थोड़ा सा बता दूं, है क्या ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ऐसा बोला जाता था कि कोई भी रूलर, ठीक है, कोई भी रूलर अगर होगा, उस उसकी डेथ अगर होती है, कोई भी रूलर होता है, उसकी डेथ होती है विदाउट, अगर उसने कोई भी मेल हायर जो होते हैं, उनका बेटा होगा, कोई भी बेटा नहीं है, या मेल हायर कोई भी नहीं रखा है पीछे, तो उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो ट्रांसफर होती है ब्रिटिश एम्पायर को। ठीक है। ब्रिटिश को वो सीधे ट्रांसफर उनकी प्रॉपर्टी होती है, विच वाज नॉट गुड। सो फिर ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1858 में वो रिमूव की जाती है। ठीक है। तो हमें यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन बोला जाता है कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पहले, सबसे पहले जो है कहाँ पे यूज होती है? इसका जो सबसे पहले विक्टिम बना, दैट इज सतारा। सतारा जो है सबसे पहले उन्होंने कैप्चर की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 10 आउट ऑफ द हिस्ट्री। आगे और भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते रहेंगे, लेवल टफ होता जाएगा, और जम्मू कश्मीर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हिस्ट्री से, वो भी आपको इंक्लूड होते जाएंगे जैसे ही आप इसके साथ कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। आप आगे हमारे साथ बने रहिएगा, सारे वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, सो दैट आपको भी इसका बेनिफिट मिल जाए। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कुछ पॉलिटी में से क्वेश्चन है। जैसे कि आपको पता होगी, पॉलिटी में से आपको जो सिलेबस है वो क्या क्या है, उसमें से जैसे आपको बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है, उसके बाद प्रियम्बल के बारे में थोड़ा बोला गया है, और फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये जो टॉपिक्स है कॉन्स्टिट्यूशन में से आपको दिए गए हैं। इसमें से एक दो क्वेश्चंस आ ही सकते हैं, तो हमें ये पढ़ना जरूरी है। तो हम यहाँ पे भी इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ऑलरेडी हमारे पास जो बैच है वो उन्होंने खत्म किया है, वहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, बट यहाँ पे भी हम आपके साथ ये क्वेश्चंस इस पे जो आते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? सो कितने फंडामेंटल राइट्स है? 6 फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है। अगर मैं फंडामेंटल राइट्स की बात करूं, कौन कौन सा फंडामेंटल राइट है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये 6 जो फंडामेंटल राइट्स है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स की अगर मैं बात करूं, ये आपके पार्ट 3 में आते हैं।
पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने पार्ट्स है? 25 पार्ट्स है, 12 शेड्यूल्स है, एज ऑफ नाउ 448 आर्टिकल्स भी है। सबसे पहले जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था तब कितने पार्ट्स थे? 22 पार्ट्स थे, उसमें 8 शेड्यूल्स थे और 395 जो आपके आर्टिकल्स थे, राइट। 395, नॉट श्योर अबाउट इट, बट 395 के अराउंड ही थे। सो पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स है वो इंक्लूडेड है, और इसमें कौन कौन सा आर्टिकल इसके साथ डील करता है? 12 टू 35, राइट। उसके बाद आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट डीपीएसपी आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो आते हैं आपके पार्ट जो आर्टिकल्स आते हैं 36 टू 51। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज है जो 51 ए में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में भी आपको क्वेश्चंस आते हैं, आगे हम देखेंगे, और सारे क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं वो हम टिल एग्जाम तक करते रहेंगे। सो डोंट वरी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और एक नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, सो दैट जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन आता रहे। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनफोर्सेबल टू द कोर्ट। सो हमारे पास जो दिए गए हैं, चाहे वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, प्रियम्बल है, फंडामेंटल ड्यूटीज है या फंडामेंटल राइट्स है, हमें बोला गया है इनमें से कौन सा एनफोर्सेबल है कोर्ट, मतलब कि हम उसको, अगर उनकी वायलेशन होती है, वो रूल सही से फॉलो नहीं होते, तो हम कोर्ट में मूव जा सकते हैं, कोर्ट में मूव कर सकते हैं। जैसे कि आपका एक आर्टिकल 32 है, वो आपको ये राइट देता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर आपको कोई भी जो क्या होता है कि वायलेशन होती है इन फंडामेंटल राइट्स की, तो आप मूव कर सकते हैं टू द सुप्रीम कोर्ट। या सो यह आपका इसका ऑप्शन बन जाता है फंडामेंटल राइट्स, विच इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट, सो दैट बोथ सिटीजन एंड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल्स फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ठीक है, इनकेस हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको पता होगी कि ये गवर्नेंस के लिए कौन से यूज होते हैं, तो दैट आर डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये नॉन जस्टिसिएबल होते हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो जस्टिसिएबल होते हैं, ठीक है, तो ये नॉन जस्टिसिएबल होते हैं। ये कहाँ पे यूज होते हैं? ये फंडामेंटल्स है जो गवर्नेंस ऑफ द कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में तीन पहले अगर आपको पता होगी, पढ़े होंगे, तो इसमें क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इनको डिवाइड नहीं किया गया है, बट हम एज ऑफ इनको डिवाइड करते हैं, जैसे कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, इनको हम डिवाइड किया है इन तीन हिस्सों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच डील विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अभी मैंने बोला 36 टू 51, option C is the correct. Next question, which will be question number 6, the purpose of the inclusion of directive principles of state policy in the Indian constitution is to establish. So इसका purpose क्या था? It was social and economic democracy हम यहाँ पे establish कर सके। Next question, which is question number 7, the enforcement of directive principles depends mostly on, so इनका enforcement किस पे depend करता है? Resources available to the government. ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे अगर मैं आपको किसी क्वेश्चन के बारे में ब्रीफ नहीं कर रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं बता रहा हूँ, दैट मीन्स वो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। अगर मैं आपको किसी क्वेश्चन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और ये बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, दैट मीन्स दैट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम perspective. Okay, so here question number 8 is, in which article of Indian Constitution provision for fundamental duties has been added। तो मैंने अभी क्या बोला था आपको, कौन से आर्टिकल में है? 51A। ये आपको किस में ऐड किया गया है? 42nd Constitutional Amendment Act 1976 on the recommendation of Sardar Swaran Singh Committee। ठीक है, और इसमें टोटल पहले कितने थे? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी। फिर 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो कब ऐड की गई है? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करें, विच इज क्वेश्चन नंबर 9, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है? 51A। यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, फंडामेंटल ड्यूटीज डू नॉट एंजॉय, सो ये क्या एंजॉय नहीं करते हैं? लीगल सैंक्शन ये एंजॉय नहीं करते हैं, ये भी जो है बेसिकली नॉन जस्टिसिएबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडेड टू द एग्जिस्टेंट फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो बेसिकली अभी मैंने बोला 1976 जो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चन थे, फंडामेंटल ड्यूटी से, फंडामेंटल राइट से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो थे वहां से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पूछे जा सकते हैं। बेसिक्स आपको याद रखने की जरूरत है, ज्यादा डीप इसमें क्वेश्चंस आएंगे भी नहीं, और इसमें ज्यादा डीप है भी नहीं कुछ सिलेबस में, जो भी आर्टिकल्स है वो याद कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साइंस और एनवायरनमेंट से, जहाँ पे द फूड मेकिंग प्रोसेस इन ग्रीन प्लांट्स इज टर्म्ड एज। तो ये सबको पता होगी क्या होता है वो, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ही ऐसा होता है जो क्या करती है, द फूड मेकिंग प्रोसेस इन ग्रीन प्लांट्स वो फोटोसिंथेसिस ही होती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस यूज क्या करती है, सनलाइट। ठीक है, सो अगर मैं पॉलिनेशन की बात करूं तो पॉलिनेशन बेसिकली क्या होता है, पॉलिनेशन इज नथिंग, इट्स लाइक जो ट्रांसफर ऑफ पोलन टू स्टिग्मा होता है उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। वहीं पे अगर मैं ट्रांसपायरेशन की बात करूं तो ट्रांसपायरेशन क्या होता है, ट्रांसपायरेशन होता है एक प्रोसेस ऑफ एक्सिलेशन ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर वेपर्स जो होते हैं ना उसका एक्सिलेशन थ्रू स्टोमेटा, इन प्लांट्स में ये होता है। ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है प्लांट्स में जिसमें क्या होता है, एक्सिलेशन ऑफ जो वाटर वेपर्स होते हैं थ्रू स्टोमेटा, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। उसके बाद ऑस्मोसिस की अगर मैं बात करूं, ऑस्मोसिस क्या होता है बेसिकली, ये मूवमेंट होता है एक वाटर मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, फ्रॉम ए सॉल्यूशन विद हायर कंसंट्रेशन टू ए सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ये आपको याद रखना है, थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट टर्म्स का डेफिनेशन याद रखेंगे, मे बी आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आप एक पॉइंट जो है वहां से ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, द टर्म गिब्रेट रेशियो इज एसोसिएटेड विद। तो गिब्रेट रेशियो किसके साथ एसोसिएटेड होता है, टाइडल एनर्जी के साथ। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं, आपके आपके एग्जाम के लिए जो सिलेबस दिया गया है वहाँ पे है आपको जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिसमें रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज आते हैं, तो ये तीनों जो है ना, ये जो तीनों है ये है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के एग्जांपल्स। और इसमें जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी जो है रिन्यूएबल सोर्सेज ही है, बट इसमें जो यूज होते हैं ना चीजें, वो सारी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो ओजोन लेयर जो इंटरनेशनल डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, इसका ऑप्शन है डी, 16 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ विंड एनर्जी पर्टेनिंग टू विंड पावर जनरेशन। सो विंड एनर्जी के लिए कौन सा लिमिटेशन यहाँ पे दिया गया है, सो दैट इज, ऑप्शंस की अगर हम बात करें इसमें क्या दिया गया है, विंड पावर जनरेशन इज कॉस्ट इफेक्टिव, ओके, विंड energy is clean and pollution free, obviously, wind power development takes up less land, yes, विंड एनर्जी कैन नॉट बी डायरेक्टली स्टोर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज, एग्जैक्टली, सो ये एक ऐसा है जो लिमिटेशन है कि हम इसको डायरेक्टली जो है स्टोर नहीं कर सकते लार्ज क्वांटिटीज में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी। सो इनमें से मैकेनिकल एनर्जी को कौन कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज जनरेटर। जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मोटर क्या करता है, अगर आपको पता होगी, मोटर करता है इसका वाइस वर्सा, दैट वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी। सो विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो हमें पूछा जा रहा है यहाँ पे विटामिन डेफिशिएंसी की कमी से रिकेट्स इन चिल्ड्रन होता है। सो वो कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से रिकेट्स इन चिल्ड्रन होता है। ठीक है, रिकेट्स चिल्ड्रंस में होता है, सो दैट इज विटामिन डी। और एडल्ट्स में क्या होता है, ओस्टोमलेशिया। ठीक है, ये भी आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद अगर मैं विटामिन ई के की बात करूं, इससे क्या होता है, इम्प्रॉपर कोगुलेशन होता है, इम्प्रॉपर कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होती है, स्कर्वी। विटामिन ए क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज रिलेटेड टू द ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है, सो दैट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है आपको इंपॉर्टेंट बन जाता है ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए। ये एग्रीमेंट है जिसमें बोला गया है कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का लिमिटेशन किया जाएगा, उनका यूज जो है कम किया जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं, ये 16 सितंबर 18 1987 में क्या किया गया है, साइन किया गया है। इसी वजह से 16 सितंबर का जो है ओजोन लेयर डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, 16 सितंबर 1987 में इसको साइन किया गया है, और जो फिर उसके बाद ये इफेक्टिव हो गया है, दैट इज 1 जैन 1989। ठीक है, यहाँ से ये इफेक्टिव हो जाता है। वहीं पे क्योटो प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करूँ, तो क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली क्या है, इसमें ये भी एक एग्रीमेंट है जिसमें बोला गया कि हम लिमिट करेंगे, रिड्यूस करेंगे क्या, ग्रीन हाउस गैसेज जो है, ग्रीन हाउस गैसेज का इमिशन हम कम करेंगे। ठीक है, इसमें भी जो है, ये अगर इसका डेट मैं बता दूं, ये 11 दिसंबर 1997 में साइन किया गया है। तो इंपॉर्टेंट ये चीजें आप याद रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज क्वेश्चन नंबर 9 8, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द
सो साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन बी 9 क्या है आपको बता दूं मैं पहले। पायरिडॉक्सिन को हम अगर बोलें तो पायरिडॉक्सिन बेसिकली क्या है, ये आपका बी 6 है। बी 6 जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में से बी 6 का नाम जो है साइंटिफिक नेम, दैट इज पायरिडॉक्सिन। वहीं पे एस्कॉर्बिक एसिड आप सबको पता होगी, विटामिन सी, ठीक है। राइबोफ्लेविन जो है, दैट इज राइबोफ्लेविन इज बी 2। वहीं पे फोलिक एसिड इज बी 9। सो ये इंपॉर्टेंट जो है याद रख लीजिएगा साइंटिफिक नेम्स। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज स्कर्वी, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ऑलरेडी मैंने ये आपको ऊपर बोला है। सो इनमें से आपको बोलना है कि स्कर्वी कौन कॉज करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा इसका आंसर क्या है। Next question is, and last question, which of the following group of animals gets nutrition by feeding on both plants and animals? So वो कौन सा है जो दोनों पे पलता है, उनको हम क्या बोलते हैं? तो दैट्स ऑप्शन बी, omnivores। omnivores जो होते हैं वो दोनों पे पलते हैं, ठीक है। उनको न्यूट्रिशन जो है कहाँ से मिलता है? प्लांट से भी, एनिमल से। कार्निवोर्स जो होते हैं इनको कहाँ से मिलता है? मीट से, ठीक है। और हर्बीवोर्स को कहाँ से मिलता है? प्लांट्स से। ऑटोट्रॉफ्स किनको बोलते हैं? जो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। वो अपना फूड खुद बनाते हैं, ये भी याद रखना होगा हमें। बाय विद द हेल्प ऑफ जो सनलाइट वगैरह होता है उससे ये खुद अपना फूड फूड जो है बनाते हैं। सो यहाँ तक आई गेस सारी चीज़ें जो है क्लियर हुई हैं आपको, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करी है। आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते रहेंगे, लेवल अप टफ होता रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा एंड तक, और पूरी कोशिश करेंगे आपको इस लेक्चर सीरीज से पूरा बेनिफिट हो। सोशियोलॉजी के भी एमसीक्यूज हम जल्दी लेके आने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देयर टेक केयर, थैंक यू सो मच।